इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि आयरन मैन कजाकिस्तान पहुंचता है, जहां से वो मारिया हिल को एक ईमेल लिखता है अपनी यहाँ तक के सफ़र का, और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है अफगानिस्तान जाने के लिए, जहाँ पे उसके एक और लैब मौजूद है जहाँ पे जाके वो अपना डेटा को इरेज करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो और मारिया हिल उन लोगों को हैमर के एजेंट्स पकड़ लेते हैं उस ईमेल की वजह से। और हमने देखा था कि यहीं पे टोनी स्टार्क जब अफगानिस्तान पहुंचता है तो दो बच्चे उसके ऊपर अपने रॉकेट से हमला कर देते हैं। वहीं पे टोनी स्टार्क का सूट वो बेकार हो चुका होता है। और अब हमने यहाँ साथ में ये भी देखा था कि किस तरह से पेपर पॉट का सूट जो है वो हैमर फैसिलिटी के अंदर यानी रेस्क्यू आर्मर को वहाँ पे कैद कर लिया गया है। अब आगे कहानी की शुरुआत हमारी होती है अफगानिस्तान के अंदर से, और हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से टोनी स्टार्क जो है अपने बिना कपड़ों के बिना आर्मर के यहाँ की तपती हुई धूप के अंदर घूम रहा है, क्योंकि उसको अपने लैब अपने घर तक पहुँचना है। और आपको बेसिकली अगर कुछ याद आ रहा हो तो यहाँ पे आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही हो कि ये सब कुछ आप पहले भी कहीं पे देख चुके हैं। तो बिल्कुल ये सेम सीन जो है बिल्कुल एक तरह से हमें लग रहा है कि आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से लिया गया है, जहाँ पे आयरन मैन जो है अपने लैब के अंदर से अपना पहली बार सूट बना के निकलता है। और दरअसल ये वही गुफा है जहाँ से आयरन मैन पहली बार बना के अपना लैब से सूट निकला था। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन पहुँचता है गुफा के अंदर, जहाँ पे उसने अपने लैब को प्रॉपर्ली बना के रखा हुआ है, और वो वहाँ पे एंटर होता है और कहता है कि ये जगह बिल्कुल वैसी की वैसी ही है अभी जब यहाँ से मैं निकला था। ये जगह वो है जहाँ से मैं दोबारा रीइमर्ज हुआ था, दोबारा रीबॉर्न हुआ था। और इस तरह हम देखते हैं कि जब अपना कंप्यूटर खोलता था उसके ऊपर स्टार्क का नाम लिखा होता है और आयरन मैन मार्क 0 लिखा हुआ आ रहा होता है, जो कि सबसे पहला उसका सूट ऑफ आर्मर था। यहीं से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि ब्लैक विडो और मारिया हिल दोनों को जो है एक बराबर वाले सेल्स के अंदर कैद किया हुआ है, और वो दोनों जो है यहाँ पे टैप लैंग्वेज के जरिए जो है एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से मारिया हिल टैप करते हुए पूछती है, क्या तुम वहाँ पे मौजूद हो नेट? तो कहती है, हाँ मैं मौजूद तो हूँ, लेकिन यहाँ पे मरने का नाटक करो, कोई आ रहा है। और यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे विक्टोरिया हैंड और मैडम मैस जो है यहाँ पे एंटर हो रही होती है, और वो उनको बता रही होती है कि हमने जो है नताशा रोमानोफ को पकड़ा है। यानी ब्लैक विडो भी मारिया हिल के साथ काम कर रही थी, और इसकी खबर हमें एक छोटी मार्केट के अंदर एक हार्डवेयर के काम करने वाले से मिली है। उसने हमें ये टिप दी थी जिसके जरिए हम उस तक पहुँच पाए हैं। मैडम मैस कहती है कि वाकई में तुमने इसके जरिए इसको पकड़ लिया? तो कहती है, हाँ कभी कभार हम जिन छोटी डिटेल्स को जो है नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं वही छोटी डिटेल्स जो है हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। और इसी के जरिए आज नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस हासिल करी है जिसका उनको यकीन भी नहीं था। तो वहीं पे विटनी कहती है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, ये वाकई में एक बहुत बड़ी सक्सेस है उनके लिए। तो यहीं से वो बोलती है कि वेल एनीवेज, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो हमने मारिया हिल को पीछे लगाने अपने एजेंट को शुरू कर दिया। उसके जरिए हमें एजेंट मारिया हिल की लोकेशन पता चली जो कि शील्ड की एक्स हेड थी, और उनके पास एक ड्राइव पाई गई है जो कि टोनी स्टार्क की ड्राइव है जिसके साथ वो यहाँ से भाग रही थी। तुम्हें देख के लगता है कि ये इतनी सी मारिया हिल इतना सब कुछ करने की काबिल है? लगती तो नहीं इतनी खतरनाक। सही कहा मैंने? तो यहीं से मैडम मास कहती हैं कि वेल मुझे इस बारे में नहीं पता है, ये तो मुझे देख के ही पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है और कितनी नहीं है। औरतों के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, जितनी वो दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल होती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी अपने कंप्यूटर को यूज़ करके डिलीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बताता है कि किस तरह से अब उसके लिए टाइपिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब उसको स्पेलिंग्स तक याद नहीं रह रही हैं चीज़ों की जो उसको टाइप करना है, और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सारे के सारे प्रोग्राम्स को चलाने में। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जब आयरन मैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसने चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी होती है नोट्स के ऊपर, और वहीं पे एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसके ऊपर एक कर्टन होता है, और जब वो उसको हटाता है तो देखता है कि दरअसल वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि स्टार्क का पहला आर्मर यहाँ पे मौजूद है। इसके जरिए उसकी केबल्स वगैरह निकाल के सेटिंग कर रहा होता है ताकि वो अपने ऊपर लगा सके, लेकिन वो सारी की सारी केबल्स यहाँ पे उल्टा उसके ऊपर गिर जाती हैं और उसको बहुत ज़ोर से लगती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब लिख के याद कर रहा है और पता करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी केबल कहाँ पे लगेगी और ये कैसे होगा। और हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर है तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं, इसलिए इसको और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और वो पूरी कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे टाइप करने की, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीछे से दो लड़के आते हैं और वो बोलते हैं कि अल्लाहू अकबर, और उसके ऊपर गोली चला देते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि वही आदमी जिसने थोड़ी देर पहले टोनी स्टार्क की लोकेशन बताई थी विक्टोरिया हैंड को, वो बताता है कि मेरे ख्याल से सर मुझे लगता है कि मैंने टोनी स्टार्क को ढूंढ लिया है।
तो कहता है कि एक मिनट ज़रा आराम से वाल्व, मुझे देखने दो, तुम क्या देख रहे हो? तो कहता है कि मैंने देखा है 29 रिपल्सर सिग्नेचर मुझे उस जगह से मिले हैं और ये एक केव के अंदर से आ रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। लगता है मुझे वाल्व कि तुमने आज बहुत बढ़िया काम करा है, तुम्हारे हाथ लॉटरी का टिकट लग गया है, तुमने जो है टोनी स्टार्क को ढूंढ लिया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, तुम जानते नहीं हो कि ऑसबॉर्न कितना खुश होगा। और इस तरह हम यहाँ से ऑसबॉर्न के पास शिफ्ट होते हैं। तुम हो वो आदमी जिसने मेरे लिए टोनी स्टार्क को ढूंढा है, तुम जानते नहीं हो कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम करा है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो मेरी नज़रों से दूर हुआ था, लेकिन तुमने उसको मेरे लिए ढूंढ दिया है, क्या बात है तुम्हारी। तो कहता है कि वेल सर, मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी ही कर रहा था। तो कहता है कि वेल अगर तुम्हारी बात की जाए तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया गया है। पहले तुमने हमें जो है टोनी स्टार्क के ईमेल के बारे में बताया जिसकी वजह से हमने मारिया हिल को पकड़ लिया और उसके जरिए तुम्हें तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए था, लेकिन अब देखो, अब तुमने सिर्फ मारिया हिल नहीं बल्कि टोनी स्टार्क तक का पता मुझे दे दिया है। इस चीज़ के जरिए तुम मुझसे बहुत करीब आ गए हो, अब तुम मेरे अपने बंदों में से एक बन चुके हो। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूँगा। ऑलरेडी मैं तुम्हारे चीफ से बात कर चुका हूँ कि तुम्हें जो है हायर पोजीशन पे सेट कर दिया जाए। तो कहता है कि वेल सर, मुझे इस बारे में पता नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा है। तो कहता है कि वास कम ऑन यार, ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। अब तुम्हें जो है एक बड़ी पोस्ट पे मैं डाल रखा हूँ, तुम जो मेरे गाय हो वाल, तुमने वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने उस लकी खरगोश को मेरे लिए ढूंढा जिसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। तो कहता है कि थैंक यू सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तुम्हें इसे और बोलता है कि तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, जैसे स्टार्क अफगानिस्तान से बाहर निकले तुम्हें मुझे फ़ौरन उसकी अपडेट देनी है। तो कहता है यस सर, जैसा आप कहें। कहता है कि बिल्कुल, जैसी वो हमारी कंट्री के अंदर इंटरव्यू हो या फिर घुसने ही वाला क्यों ना हो, तुम सबसे पहले उसकी आके खबर मुझे दोगे और किसी को नहीं। उसने मुझे अब तक बहुत ज़्यादा एम्बेरस किया है लोगों के सामने। जब उसका सर मेरे हाथों के बीच में होगा तो मैं उसको अपने हाथों से कुचलूंगा और ये पूरी दुनिया भी मुझे नहीं रोक पाएगी। तो यहीं से वाल्व की एकदम आंखें खुल लेती है और कहता है कि सर, आपका सबसे क्या मतलब है? आप उसको अदालत में लेके जाएंगे और उसकी जो सज़ा होगी उसको वही मिलेगी ना। आपको मेरे ख्याल से इस तरह की ऑथराइजेशन तो नहीं है कि आप टोनी स्टार्क को ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर दें। तो यहीं से वो बोलता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है वाल्व, टोनी स्टार्क आधा पागल हो चुका है, वो दुनिया में इधर से उधर भाग रहा है, इस वक्त मिडिल फिकिन ईस्ट के अंदर घूम रहा है। मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ और इसी बात की सिर्फ मुझे ऑथराइजेशन चाहिए और कुछ नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी स्टार्क को गोली लगी हुई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। और थोड़ी देर बाद उसको अंदाजा होता है कि उसको तो दरअसल गोली लगी है, उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और वो सारे के सारे नोट्स जिस पे सीक्रेट्स लिखे हुए थे अब वो वहाँ पे खून से ख़राब हो रहे हैं। और यहीं पे टोनी पीछे पलटता है और कहता है कि तुम दोनों कौन हो। और वहीं हम देखते हैं कि पीछे दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए होते हैं और अब वो उर्दू के अंदर कह रहे होते हैं कि गोली मारो उसको। तो यहीं से टोनी बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे गोली मत मारना, दोबारा मत मारना। उर्दू शुरू से मेरी जो एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं रही है यार, उर्दू के लिए अब मैं क्या करूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपना एक ट्रांसलेटर ऑन करने की कोशिश करता है और बच्चों को समझा रहा होता है। और वहीं पे वो बच्चे उसको बोल रहे होते हैं कि अपने हाथ जो है उस कीबोर्ड से हटाओ, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और आयरन मैन का आर्मर वो ट्रांसलेट कर रहा होता है और इसी तरह आयरन मैन जब अपनी बात बोलता है तो उसका आर्मर वो ट्रांसलेट करके उनको बोल रहा होता है। और वो बच्चे बेसिकली टोनी स्टार्क से डर गए होते हैं और कहते हैं कि तुम टोनी स्टार्क हो, तुम ग्रेट वॉर लॉर्ड हो, तुम्हारी वजह से ये सारे के सारे हथियार बनाए गए हैं, तुम इटर्नल एंजल ऑफ डेथ हो और तुमने ही ये सारी की सारी चीज़ों को बनाया है। और हम देखते हैं कि वो बच्चे जिन पिस्टल से इसको मार रहे होते हैं वो भी दरअसल स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की बनाई हुई है। और वो बच्चे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसा ग्रेड बनना चाहते हैं, हम भी वॉर करके तुम्हारे जैसा ग्रेड बनेंगे। और यहीं से टोनी अपने आर्मर की तरफ देखता है और उन बच्चों की तरफ पलटते हुए गुस्से में कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इस चीज़ के समझने के लिए ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए अब जल्दी से मुझे मारो और मेरी वर्कशॉप से फ़ौरन बाहर निकलो, मेरे पास यहाँ फालतू टाइम नहीं है तुम लोग के साथ बर्बाद करने के लिए। और इस तरह हम यहाँ से हेलिकैरियर के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ऑसबॉर्न यहाँ बिल्कुल अपने आर्मर को पहन के तैयार खड़ा है कि जैसे ही इसको टोनी स्टार्क की लोकेशन मिले वो फ़ौरन उसके ऊपर हमला करने के लिए कूद पड़े। और यहीं पे वाल्व जो है उसके ऊपर ट्रैकर लगा के बैठा हुआ है कि जैसे ही उसकी यहाँ से मूवमेंट हिलेगी तो वो फ़ौरन जो है ऑसबॉर्न को खबर कर देगा। और वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि टोनी स्टार्क, जैसा मैंने तुमसे कहा था, मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ और टोनी स्टार्क अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी इन दो बच्चों के साथ फंसा होता है जो कि बिल्कुल हक्का वक्का रह जाते हैं स्टार्क की ये हरकत देख के। तो स्टार्क बोलता है कि तुम लोग इडियट हो और वो उनसे गन लेता है, उन दोनों के मुंह पे पंचेस मार के उनको वहाँ पे बेहोश कर देता है और एक दूसरे लड़के के मुंह पे वो गन रखता है और कहता है भागो यहाँ से। और अगले पल उनके वेपन को वो डिसार्म करके वहाँ पे पीछे फेंक देता है और कहता है कि इटर्नल एंजल ऑफ डेथ ने आज तुम्हें माफ़ किया, जीते रहो। और वहीं से टोनी बोलता है कि डैम इट, मेरे पूरे के पूरे स्टफ के ऊपर खून गिर चुका है। और हम देखते हैं कि आयरन मैन अब यहाँ पे अपना ये पुराना ज़माने का आर्मर जो कि मार्क 0 है उसका वो पहनने लगा है और बोलता है कि ठीक है अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, हमारे पास एक आखिरी रास्ता है तो हमें ये करना ही होगा। आई एम आयरन मैन।
और इस तरह हम देखते हैं कि स्टार्क यहाँ से अब अगले अपनी लोकेशन की तरफ जा रहा है और कहता है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं खामोशी से दुबई पहुँच जाऊँ और वहाँ जाके क्वाइटली अपनी जान गंवा बैठूँ और ऑसबॉर्न के हाथ में ना लग पाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे ऑसबॉर्न का आना मिडिल ईस्ट के अंदर वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे स्टार्क यहाँ से अपने आर्मर के अंदर बैठ के दुबई के लिए निकलता है तो वहीं से वाल्व को फौरन पता चल जाता है और उसके पास ये ट्रैकिंग शुरू हो जाती है कि वो आगे जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वाल्व यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, वो नहीं चाह रहा है टोनी स्टार्क की लोकेशन उसको बताना। ओ मैन मैं यहाँ बहुत बुरी तरीके से फंस गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, प्लीज़ मिस हैंड अपने टर्मिनल के ऊपर ना बैठे वरना वो समझ जाएंगी कि मैं छुपा रहा हूँ। तो यहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस हैंड के पास एक आदमी आता और कहता है कि मिस हैंड हमें आपकी परमिशन चाहिए इन सब चीज़ों को पूरा करने से पहले, क्योंकि डायरेक्टर ऑसबॉर्न आपकी परमिशन चाहते हैं उस एक्सो मैकेनिकल सूट को इस्तेमाल करने के लिए। तो वो कहती है कि उनको जो भी करने की ज़रूरत है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस सूट को जो है खोल के देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब से हम उसको जो है उस लैब से लेकर आए रशिया के अंदर से हमें वहाँ पे क्रिम्सन डायनामो को एक सूट मिला था। लेकिन अजीब बात यह है कि सूट के अंदर से हमें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इसलिए हमें उस सूट को चीर फाड़ के खोलना ही होगा ताकि हम पता लगा सकें कि उसके अंदर है क्या। हम आपकी परमिशन इसलिए ले रहे थे क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कोई बॉम्ब या कोई और ट्रैप हो, तो इसलिए हम चाहते थे कि जब हम उस सूट को खोलें तो आप हमारे सामने खड़ी हो ताकि आप देख सकें कि उस सूट के अंदर क्या है। और इस तरह हम देखने के जब वो सूट खुलता है तो वहाँ पे विक्टोरिया हैंड हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि उस सूट के अंदर से एक लाश निकलती है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है और वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती है कि उसने मेरा मार्क्स मुझसे छीन लिया, वो स्टार्क की कुतिया। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मैडम मास्क के पास और वहीं पर हम देखते हैं हमारी हेल्थ उससे पूछती है तो अब फाइनली तुम लोग हमें जान से मारने वाले हो, हाँ क्या तुम लोग सबके साथ इसी तरह से करते हो। लेकिन हम देखते हैं कि मास्क उसका प्रिजन खोलती है, उसके पास आते हुए बोलती है कि हिल अब अपना मुंह बंद रख के रहो। और हम देखते हैं कि जरा सा ये मैडम मास्क होती ही नहीं है बल्कि ये टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स है। और उस सूट क्रिम्सन डायनामो के अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो दरअसल मैडम मास्क के जिसको उसके अंदर उसने कैद कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेपर पॉट ने भी एक ज़बरदस्त किस्म से दिमाग चलाया है और हमें ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट देखने को मिला है स्टोरी के अंदर। और वो कहती है हिल कि पेपर पॉट सीरियसली टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी मुझे बचाने के लिए आई है। तो यहीं से हिल बोलती है कि ऑनेस्टली अब मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि ऑसबॉर्न सबसे पहले किसको मारेगा, मुझे या वो तुम्हें मारेगा, ये सब जानने के बाद। तो यहाँ से इस तरह वो लोग ब्लैक विडो को भी आज़ाद करवाते हैं ताकि वो लोग सब मिलकर आगे बढ़ सकें। तो विडो कहती है कि अब जैसा कि तुम ऑसबॉर्न के हेडक्वार्टर तक अकेली घुस आई हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुमने कोई एग्जिट प्लान सोचा नहीं होगा या कोई स्ट्रेटेजी तो लेकर आई होगी। तो वहीं पे पेपर मुस्कुराते हुए कहती है उसकी तरफ देखते हुए कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ अकेली आई हूँ। और इस तरह देखते हैं कि बेसिकली हम रेस्क्यू आर्मर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये सीन हमें लास्ट एपिसोड में इसीलिए दिखाया गया था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता है कि रेस्क्यू आर्मर ऑसबॉर्न की अब आर्मरी के अंदर होता है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जार्विस को वो रिमोटली ऑन करती है जिसकी वजह से वो ऑसबॉर्न के सारे सूट्स के अंदर एक वायरस को अपलोड करना शुरू कर देता है। और ऑसबॉर्न हम देखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि समथिंग्स रॉन्ग डैम इट, ये हो क्या रहा है आखिरकार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वाल्फ आखिरकार तुम हो कहाँ, मुझे स्टार्क के बारे में बताओ कि वो कहाँ बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि वाल्फ यहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, वो नहीं चाहता कि ऑसबॉर्न जो है टोनी स्टार्क को जान से मार दे। और वो पूछता है ऑसबॉर्न कि वाल्फ आखिरकार तुम कहाँ मर गए हो, मैं यहाँ पे उड़ता ही जा रहा हूँ लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं आ रहा। तो कहता है ओ रॉजर डैड डायरेक्टर ऑसबॉर्न मुझे माफ़ कीजिएगा, लगता है कि थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा था। अच्छा हाँ आप टोनी स्टार्क के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जा रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है सर, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, आप ईस्ट की तरफ आगे बढ़िए, मैं आपको मैनुअली वहाँ से गाइड करता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वाल्फ ने दरअसल झूठ बोला है क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट के अंदर है और वो इस वक्त जा रहा है दुबई जो कि वेस्ट के अंदर है, और इसलिए वो उसको मिस गाइड कर रहा है ताकि टोनी स्टार्क को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके ऑसबॉर्न से बचने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न को जब ये बात पता चलती है कि वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो ऑसबॉर्न वहीं से अपने सूट को पावर अप करते हुए आगे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ से बढ़ता है और कहता है कि एट लास्ट टोनी स्टार्क आज तुम्हारी मौत होगी, टू बी कंक्लूडेड।